नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं श्रवण पांडे आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से उसी व्यंजन संधि की सीरीज को लेकर के आगे बढ़ेंगे और व्यंजन संधि की सीरीज जैसे ही खत्म होगी हम विसर्ग संधि नहीं स्टार्ट करते हुए हम स्वर संधि पर 50 क्वेश्चंस और बैक टू बैक अगले दिन व्यंजन संधि पर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपके ज्ञान की पुष्टि हो जाए और आपको ये विश्वास आपके अपने मन में जग जाए कि हाँ, हमने जो स्वर संधि सीखी है, हमने जो व्यंजन संधि सीखी है, हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को या अभ्यास प्रश्न को, जो आप अभ्यास प्रश्न खरीद करके मार्केट से लाते हैं ना, गत वर्षों के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उसमें सम्मिलित होते हैं और कुछ नए पैटर्न पर जो निकट भविष्य की आने वाली परीक्षाओं पर आधारित तरीके के प्रश्न होते हैं, उस सारे प्रश्नों को जब आप कर ले जाओगे तो आपके मन में एक विश्वास जग जाएगा, एक दृढ़ संकल्प जग जाएगा कि अब तो हमको स्वर और व्यंजन संधि आने लग गई। और संधि की जान स्वर और व्यंजन ही होती है। विसर्ग संधि के तो कुछ नियम है, उनको सीख लिया जाएगा, लेकिन अधिकतर प्रश्न हमसे स्वर और व्यंजन संधि के ही पूछता है और उन पर हम आगे कल की डेट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आज हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाती है तो, है ना। अगर व्यंजन संधि आज भी नहीं कल समाप्त होती है तो हम परसों की डेट में 50 क्वेश्चन स्वर संधि के रखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही व्यंजन संधि की सीरीज खत्म होगी तो व्यंजन संधि में हमने तो दोस्तों जानते हो ना कि हमारे बाहुबली बैच का कॉन्सेप्ट क्या है। बाहुबली बैच का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप कहोगे सर जी, बाहुबली बैच का कॉन्सेप्ट हमारे बाहुबली बैच का कॉन्सेप्ट है कि तैयारी एक और परीक्षाएं अनेक। तो एक ही तैयारी को करिए और उससे कई परीक्षाएं दीजिए, लेकिन जरा पहले धीरज रखिए, धीरज धरिए। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। जब संतोष रूपी धन हमारे अंदर आ जाता है तो सारा धन, संसार का सारा कैसा धन, पहले के समय में गौओं को भी धन में रखा था, बिल्कुल गोधन है। गोधन से हमें बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं। और अगर बात करें गजधन, बाजीधन, गज और हाथी और बाज मने घोड़े, इन सारे धनों को भी काउंट किया था। लेकिन संतोष धन जब हमारे मन में आ गया ना मेरे भाई, संतोष धन आ गया तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। ये व्यक्ति जिसने ये बातें, बहुत बड़ी बातें कही हैं, इन पंक्तियों को याद रखने योग्य है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब खोए। एक ही बार तैयारी करिए, बार बार की जरूरत ही ना पड़े और मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो हम आ जाते हैं फिर उसी अपने टॉपिक पे, कौन से, यानी हम नियम सीख रहे थे, ता संबंधी नियम। और ता संबंधी नियम में एक बार हम फिर देख लेते हैं। ता संबंधी नियम में हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था? ता संबंधी नियम में हमने एक चीज देखी थी कि ता है और ग्राफ के माध्यम से अगर हम इसको बनाए तो ता के बाद अगर कहते हैं चा अथवा छा, ता के बाद अगर चा अथवा छा जाए, अगर बात करें ज अथवा झा जाए, क्या जाए? ज अथवा झा जाए। अगर बात करते हैं टा अथवा ढा जाए और अगर बात करते हैं डा अथवा ढा जाए। इधर ही बातें समझ ली, इतनी चीजें। तो पहले वाला ही ता का परिवर्तन किसमें? ता का परिवर्तन पहले वाले में, जा में। यहाँ पर किसमें? जा में। यहाँ पर किसमें ता का परिवर्तन होगा? यहाँ पर टा में परिवर्तन हो जाएगा। और यहाँ पर किसमें परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे सर जी डा में हो जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। और हमने इतनी चर्चा कर ली थी, एक आध दो उदाहरणों के माध्यम से सीख भी लिया था। आज हम फिर इन्हीं पर एक बार इन उदाहरणों को समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस इसमें आज हम सॉल्व करेंगे इन टॉपिक पे। यानी जो हमने नियम सीखे अभी, आजकल के नियम में जो हमने सीखा, इस नियम पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और जल्दी जल्दी आपको भी क्वेश्चन सॉल्व कर करके बताना है कि क्या आंसर होने वाला है। जरा देखिएगा जरा देखिए
इसको लिख लीजिए अगर न लिखा हो जिसने। जो आज की कक्षाएं देख रहे हो वो पुरानी सारी कक्षाओं की सीरीज एक बार शुरुआत से देख लें। ज्यादा से ज्यादा आपके 4 से 5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जाने हैं। रोज 2 घंटे देखेंगे तो 4 दिन में वीडियोज आपकी लगभग 5 दिन में खत्म हो जानी है और सारी सीरीज आपके सामने रहेंगी। आपकी नोट्स बन करके आपके कॉपी हाथ में आ जाएगी और उन नोट्स को तैयार करके उनको आधार मान करके आप संधि के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो जो आज मेरे भाई बहन जुड़ रहे हैं ना, वो कल के यानी कल व्यंजन संधि समाप्त होने के बाद परसों के स्वर के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, निश्चित तौर पे कर पाएंगे अगर वो क्वेश्चन करने के लिए जो नियम है उन नियमों को देख लेते हैं, लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी प्रीवियस क्लासेस की बात है। आज की क्लास में हम यही नियम पर आधारित सारे क्वेश्चंस करने चल रहे हैं। इसी नियम पर आधारित देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आ रहा है, देखिए जरा। अगर हम बात करते हैं, कह रहा है समुद्धन च। अगर हम बात करें समुद्धन च, अगर बात करते हैं कि पहले शब्द के आखिरी व्यंजन के तौर पर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर जी ता मिल रहा है। और दूसरे शब्द के पहले व्यंजन के रूप में च मिल रहा है, तो कहा गया है कि ता के बाद, अगर ता के बाद चा थमा छा आ जाएगा, तब भी ता का परिवर्तन किस में हो जाएगा, चा में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर समुच्चय अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही है, क्योंकि समूह इसके बाद ता की जगह पर तो च आ गया ना, आधा च लगा दिए, इसके बाद च लिखा हुआ है, इसको जोड़ दिया और क्या करना ही है। और भी क्वेश्चंस जरा देखिए किस तरीके से बन रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है उत्धन चलित सतधन चित्त। अगर बात करें उत्धन चलित, जल्दी से करके बताइए क्या होना चाहिए। जल्दी से देखिए, जल्दी से स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और समुद्धन चित्त, समुद्धन जो चाहिए, समुद्धन चित्त नहीं होना चाहिए, उत्धन चित्त, सतधन चित्त होना चाहिए। जल्दी से इसको करिए, जल्दी से करके दिखाइए। सतधन चित्त, जल्दी से करके बताइए, जल्दी से क्या होना चाहिए, जल्दी से देखिए और जल्दी से सॉल्व करके बताइए दोनों क्वेश्चंस को। जल्दी से क्या होनी चाहिए संधि, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से, जल्दी करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी करके दिखाइए भैया। समय बड़ा कम है और जल्दी से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो एक बार आप लोग जो आज की नई क्लास में जुड़े हैं वो भी देख लीजिए। देखिए आपके अंतिम व्यंजन के तौर पे ता है और इसके बाद क्या आया, दूसरे शब्द के पहले व्यंजन के तौर पे क्या है, चा है। अगर हम बात करते हैं आधा चा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा चा। तो आपका तो ये होना क्या चाहिए, उच्च, और ये बाद में क्या लिखा हुआ है, चरित लिखा है, तो यही तो है। तो क्या होना चाहिए, उच्चरित लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हम उच्चरित लिख सकते हैं कि नहीं, उच्च। इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। जैसे अगर बात करते हैं, एक बार देख लीजिए जल्दी से, जो नए बच्चे आज जुड़े हुए हैं वो देखेंगे इसको कि इसमें क्या दिख रहा है। अगर उनसे पूछा जाए, जो नए बच्चे हैं आज के, जो नए बच्चे हैं आज के, उनसे अगर पूछा जाए कि इसमें दिख क्या रहा है, तो आप कहोगे सर जी पहले शब्द के आखिरी व्यंजन के रूप में ता दिख रहा है और दूसरे शब्द के पहले व्यंजन के रूप में चा दिख रहा है। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल 110% चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि नहीं, उच्च चरित यानी उच्चरित, हम क्या कह सकते हैं इसको, उच्चरित। ठीक, इतनी बात समझ में, इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं होगी। अगर बात करते हैं किसकी, कि सतधन चित्त की, तो पहले शब्द के आखिरी व्यंजन के रूप में आप कहोगे सर जी ता है और दूसरे शब्द के पहले व्यंजन के रूप में च है। और इन दोनों के मेल से आपका क्या बन जाएगा, ता का चा में परिवर्तन हो जाएगा। ता का चा में परिवर्तन जब हो जाता है इसी तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं, आधा चा रहेगा। और इसके बाद अगर हम चित्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चित्त लिखते हैं। अगर बात करते हैं चित्त लिखते हैं,
ठीक है। अगर चित्त लिखते हैं तो क्या होगा, सतचित्त। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा सच्चित, ठीक है, सच्चित। बात समझ में आई? समझ में आई बात की नहीं? बात समझ में आ गई मेरे भाई? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहे कोई उत्धन चाटन, उत्धन चाटन, उत्धन चाटन, ये क्या है? उत्धन चाटन का मतलब क्या होता है? तो अब देखिएगा, अभी जब हम पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में देखते हैं ता मिलता है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में हमें चा मिलता है, तो दोनों को जब जोड़ देते हैं आप कहोगे सर जी बिल्कुल जोड़ देंगे, और जोड़ने पर हमको क्या मिलता है? ता का परिवर्तन चा में ही हो जाता है। फिर हम देखिए कैसे लिखते हैं, आधा चा, फिर हम अगर बड़ा चा टा न लिख दें साथ में मिला करके तो उच्चाटन बन जाएगा। और उच्चाटन का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? जब मंत्र इत्यादि का प्रयोग करते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में जब मंत्र इत्यादि का प्रयोग करने के लिए बताया जाता है तो कहते हैं कि पहले मंत्र हमारी परीक्षा लेता है और मंत्र में के उच्चारण के समय हमारा उच्चाटन होने लगता है, मन नहीं लगता, हमारे मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। फिर जब परीक्षा पूर्ण होती है तो वही मंत्र हमको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और इसी क्रिया को उच्चाटन कहा जाता है। कि यानी पहले पूजा पाठ इत्यादि में क्रियाकलापों में, इन सब क्रियाकलापों में शुरुआत में मन नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर भटकता है, ठीक है, इसी को उच्चाटन कहा जाता है। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, कहते हैं शरत धन चंद्र, शरत चंद्र। अब शरत चंद्र कौन है भैया? शरत चंद्र कौन है? शरत चंद्र कौन है? इन्होंने उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। किसको? आपके मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी और शरत चंद्र जी ने खुद देवदास नामक क्या लिखा था? उपन्यास लिखा था। तो शरत चंद्र, शरत धन चंद्र, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो शरत चंद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल शरत चंद्र बन जाएगा। आप कहोगे सर जी आने लगा, शरत चंद्र बन जाएगा, क्योंकि ता का परिवर्तन ता के बाद अगर चा थमा छा आता है तो चा में, अगर टा थमा ठा आता है तो टा में, अगर बात करते हैं जा थमा झा आता है तो जा में, और डा थमा ढा आता है तो डा में परिवर्तन हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपके सामने है। अगर आप अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कहा जाता है सतधन जन। देखिए सतधन जन, इसमें तो मेरे बारे में बात हो रही है, इसमें तो मेरे बारे में बात हो रही है। अगर कहा जाए, अभी आप कहोगे कैसे सर जी? तो देखिए दिखाता हूँ। पहले शब्द का आखिरी व्यंजन ता है और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन जा है, और हमने बता रखा है ता के बाद अगर जा थमा झा आता है तो ता का परिवर्तन जाएगा तब भी जा में, और अगर झा आता है ता के बाद तब भी जा में ही परिवर्तन होगा। और इसके बाद देखिए ता का परिवर्तन किसमें मिल रहा है? जा में मिल रहा है। जरा जोड़िएगा, देखिए सज्जन। आप कहोगे सर जी अरे वाह, अपने मुंह मियां मिट्ठू। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोगों के लिए बात कही जा रही है। सज्जन हम तो हैं ही भैया, सज्जन सीधे साधे भोले वाले हैं ना, मासूम से। ठीक है, लिख लीजिए इसको, जल्दी से लिख लीजिए। अगर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, अगर बात करी जाए कि उत्धन छिन्न, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। 3 से 4 एग्जाम्पल्स अभी हमने कर लिए। हमने 4 एग्जाम्पल्स को अभी किया है, और 5वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर बात करते हैं उत्धन छिन्न, आप कहोगे जी उत्धन छिन्न। अब जरा देखिए, पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में ता और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में छा, और जब ता के बाद छा आता है, ता के बाद चा थमा छा कोई भी आएगा तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? आधे चा में परिवर्तन हो जाएगा। आधे चा में परिवर्तन हो जाता है, आधे चा में। अब हम बात करते हैं उच्च। इसके बाद अगर हम लगा दें छिन्न तो क्या होना चाहिए? इन दोनों को मिला दीजिए, उच्छिन्न हो जाएगा। क्या हो जाता है? उच्छिन्न। और हमारे आपके समाज में अवध क्षेत्र में तो इसको कभी कभी गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जबकि उच्छिन्न का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, तो उच्छिन्न कहने का मतलब ये उच्छिन्न बन गया। क्या बन गया? उच्छिन्न बन गया। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया, जरा बताइएगा। तत्धन
अब देखिएगा, अगर ता के बाद जा मिला है तो आप कहोगे निश्चित तौर पे ता का परिवर्तन जा में होने वाला है, तो इसमें जोड़ने की क्या बात है, तज्जन्य। तज्जन्य। अगले एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई, अगले एग्जाम्पल की धन जन। अगला देखिए, जगत धन छाया। जगत धन छाया। जगत धन छाया। छाया। अगला देखिए, इसका क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर जी जगत छाया। जगत छाया, ता का परिवर्तन आदेशा में और जगत छाया में परिवर्तन हो जाएगा। जगत छाया में परिवर्तन हो जाएगा। जरा फिर से देख लीजिए क्या लिखा गया है, जगत छाया आदेशा में परिवर्तन हो गया ता का, और ता का जब आदेशा में परिवर्तन हो गया तो जगत छाया में परिवर्तित हो जाएगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात कहते हैं उत्धन डयन। उत्धन डयन, आप कहोगे सर जी ये शायद एग्जाम्पल कल हो चुका है क्या, फिर भी ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर ता के बाद अगर डा मिल जाता है तो ता का परिवर्तन टा डा अथवा ढा दोनों रहने पर भी डाई में परिवर्तन होता है, तो लिख लीजिए उड्डयन। क्या होना चाहिए, उड्डयन। ठीक है, उड्डयन। ठीक, जिसको एविएशन अंग्रेजी में कहा जाता है, ये एक मंत्रालय का नाम भी है, उड्डयन मंत्रालय होता भी है, हमारी भारत सरकार में है। अगर बात करते हैं अगले प्रकार की, अगला नियम हमारा छा संबंधी नियम हो गया, ता संबंधी नियम हो गया। अब रा संबंधी नियम देखते हैं, सॉरी न संबंधी नियम देखते हैं। न संबंधी नियम में जरा देखिएगा ध्यान से। न संबंधी नियम कहते हैं सूर्य भगवान को जाकर के क्या करो, नमस्कार करो। इसको राइट डाउन कर लीजिए एग्जांपल्स को, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं न संबंधी नियम। ये कौन सा नियम होना चाहिए, 3 5 मत करो, 1 2। ठीक, फिर छत पर जाकर 4 5 छत पर। ये ता के बाद अगर हम बात करते हैं 4 3 4 1 2 3 4, पांचवा नियम है हमारा, पांचवा नियम है ना संबंधी नियम। इसको हेडिंग लिख लीजिए, ना संबंधी नियम। इस ना संबंधी नियम में कुछ बातें हैं, इसको नोट करिए जल्दी से, इस बात को समझिए। कह रहा है कि, अगर कह रहा है कि यदि, इस नियम में बात क्या की जाती है, कहता है कि यदि री रा श, कौन सा सकोड़ वाला श, री रा अथवा श, और एक वर्ण और होता है भैया ई, इसके बाद अगर ना आता है तो ना का परिवर्तन आना में हो जाएगा। आना में हो जाता है, इसकी भी कुछ कंडीशन अप्लाई होती हैं। ऐसे ही नहीं कि री के बाद अगर ना मिल जाता, यानी री के बाद ना हो जाए, तब आना में परिवर्तन कब होगा, अगर रा के बाद ना हो जाए तो आना में परिवर्तन कब होगा, इसके बाद षटकोण वाले सा के बाद अगर ना हो जाए तब आना में परिवर्तन कब होगा। कुछ इसके लिए भी बातें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और उन नियमों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर कह रहा है री रा शा के बाद स्वर है ना, इसके यानी री और ना की बात हो रही है, री और ना के बीच में, री और ना के बीच में, ठीक है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका री पहले शब्द का आखिरी वर्ण और ना दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर जरूरी नहीं है। आपका री पहले शब्द का पहला वर्ण और ना दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण भी हो सकता है। तो इनके मध्य में क्या क्या होना चाहिए, ये बातें जानना आपको जरूरी है। इनके बीच में कोई स्वर, अगर बात करें क्या क्या हो सकता है, कोई स्वर, ठीक, और क्या हो सकता है, अगर बात करें या वा हा, ठीक, या वा हा, या वा हा, और पावर्ग कावर्ग अनुस्वार, कोई भी अनुस्वार आ जाए, कोई भी अनुस्वार आ जाए, ठीक है, अनुस्वार आ गया। फिर अगर बात करते हैं कावर्ग हो अथवा पावर्ग हो, इनके बीच में इनमें से कोई भी एक वर्ण होगा तो हमेशा री के बीच में, री के बाद और ना से पहले अगर कोई भी स्वर हो, या वा हो, अनुस्वार हो, या तो का या पा वर्ग का कोई भी वर्ण होगा, तो
तो हमेशा ना का परिवर्तन किसमें, आना में हो जाएगा। यही शर्त आपकी रा और ना में के बीच में भी लागू होती है और शतकोड़ वाले सा और ना के बीच में भी लागू होती है। तो जरा देखिए ध्यान से इस नियम को कैसे लिखना है आपको। अगर एक बार बात फिर से देख लीजिए, समझ में ना आई हो तो अगर कह रहा है कि अगर छोटी ई री अथवा रा अथवा शा इसके बाद अगर ना आ जाता है तो ना का परिवर्तन आना में होता है। इसके लिए विधिवत शर्त बताई गई कि री अथवा ना, अगर री और ना दोनों के बीच में, अगर बात की जाए रा और ना दोनों के बीच में, अगर बात की जाए शतकोड़ वाले शा और ना दोनों के बीच में क्या क्या होना चाहिए, तो आप जान लीजिए कोई भी स्वर या वा हा अनुस्वार कोई भी, और अगर बात करी जाए का अथवा पा वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है इन दोनों के बीच में। री और ना हो तो, रा और ना हो तो इन दोनों के बीच में, शतकोड़ वाला सा और ना हो तो इन दोनों के बीच में अगर हो तो ऐसा कोई वर्ण होगा तो ना का परिवर्तन हमेशा अणा में हो जाएगा। इस नियम को कैसे लिखेंगे, इस नियम को पहले बाकायदा लिख लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। इस नियम को लिख लीजिए। जैसे अगर हम ना संबंधी नियम की बात करते हैं तो लिख लीजिए इसमें कि यदि री छोटी ई रा अथवा सा के बाद इसमें प्लस ना लगा करके लिख लीजिए के बाद ना मिले और री रा सा और ना के बीच में यानी री रा सा, री अथवा रा अथवा सा और ना के बीच में और ना के बीच में कोई स्वर का वर्ग अथवा पा वर्ग अथवा का वर्ग पा वर्ग अथवा या वा हा में से कोई भी वर्ण हो तो सदैव ना का परिवर्तन आना में हो जाता है। तो सदैव ना का परिवर्तन आना में हो जाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इसको आप अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी बात एक बार हम चर्चा फिर कर लेते हैं। अगर बात कर रहा है री छोटी ई रा शा के बाद, यानी री छोटी ई अथवा रा अथवा शा के बाद ना मिले, क्या मिले, ना वर्ण मिले और री रा शा और ना के बीच में कोई स्वर आया हो, का वर्ग का कोई भी वर्ण आया हो अथवा पा वर्ग का कोई वर्ण आया हो, या तो या वा हा में से कोई भी वर्ण हो, तो सदैव ना का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आना में हो जाता है। तो दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई होगी, 100% आ गई होगी। आप कहोगे सर जी बिल्कुल डिक्टो आप जो बताना चाहते हो हमारे दिमाग में वो बात आ चुकी है। इसका प्लीज आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो मेरा भाई बहन कॉपी पेन लेकर के इस चीज को लिख रहे हैं प्लीज लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी से, फिर हम आगे इन्हीं पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक, हाँ एक बात तो हम बताना भूल ही गए, इसको लिख लीजिए। स्वर के बाद यहाँ लिख लीजिए अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार आए।
अनुस्वार भी लगा लेना मेरे भाई, अनुस्वार लगा लेना, जरूर लगा लेना 100%। री रा शा और ना के बीच में कोई स्वर अनुस्वार, कोई अनुस्वार क वर्ग अथवा पा वर्ग अथवा या वा हा में से कोई भी वर्ण आता है तो हमेशा ना का परिवर्तन आना में हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल की बात करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बिल्कुल 100%। अब हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधनमान, किसकी बात कर रहे हैं? प्रधनमान, ठीक। अब आप कहोगे सर जी इसमें री रा शा में से एक देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल देखते हैं, क्यों नहीं देखेंगे। प्र, अब जरा बताइए, आधा पा और रा है ना, प्रा का निर्माण कैसे होता है? आधा पा और रा के बाद धन, मान, क्या आया? मान, और मान में ना मिला कि नहीं? और रा और ना के बीच में जरा बताइए, रा और ना के बीच में जरा बताइए कि मां मिला कि नहीं? मां क्या है भाई? अगर बात की जाए कि पा वर्ग का क वर्ण है, होना चाहिए। पा वर्ग का वर्ण मां है कि नहीं? पा पा बा बा मा, तो बिल्कुल। अब हम प्रा के बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये अगर संधि कर दे तो ना का परिवर्तन किसमें होना चाहिए? प्रमाण में। आप कहोगे सर जी एकदम बात समझ में आ गई। हाँ, आपने जो कंडीशन रखी थी वही तो मिल रही है कि रा और ना के बीच में, ऋषि और ना के बीच में, और षटकोण वाले शा और ना के बीच में अगर संधि होगी तो इन दोनों वर्णों हर शर्त में, यानी री और ना के बीच में, रा और ना के बीच में, षटकोण वाले शा और ना के बीच में अगर कोई भी स्वर आया होगा, अगर कोई भी स्वर सीधे आया होगा, है ना, और कोई भी आपका क्या आया होगा? किसी भी अनुस्वार को ले लिया गया होगा, अगर कोई भी का वर्ग का या पा वर्ग का वर्ण आया होगा, अथवा इसके अतिरिक्त आपका या वा हा में से कोई वर्ण आया होगा, तो हमेशा ना का परिवर्तन आना में होता है। इसके हिसाब से बात तो एकदम डिक्टो मिल रही है। अगर अब हम बात करते हैं भरधन्ना, भरधन्ना, ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें भरधन्ना तो भाई पहली शर्त तो क्या कहती है कि इसके बाद, पहली शर्त तो हमारी कहती है कि री रा शा, इसके बाद अगर ना आता है तो आना में परिवर्तन होना ही होना है। अगर कभी कभी जैसे इस तरीके का एग्जाम्पल मिलता है कि सीधे पहले शब्द का आखिरी अक्षर री रा शा ना हो करके और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ना हो करके जब हो तो फिर क्या देखना चाहिए? फिर वहां वही वाली शर्त देखनी चाहिए कि पहली वाली शर्त नहीं देखनी चाहिए, दूसरी वाली शर्त को ही देखना चाहिए कि उनके बीच में चेक करिए कि कहीं का वर्ग का कोई वर्ण हो, पा वर्ग का कोई वर्ण हो, और क्या हो? अनुस्वार हो, स्वर हो, या वा हा में से कोई एक वर्ण हो, तब भी ना का परिवर्तन आना में हो जाता है, ठीक। और नहीं तो सीधी सीधी शर्त तो है ही कि पहली शर्त री रा शा, इनमें के इनके बाद अगर ना आया हो तो ना का परिवर्तन आना में होगा। तो सीधे सीधे रा के बाद क्या मिल गया? ना मिल गया। तो इसमें तो एकदम सीधे सीधे आप कहोगे सर जी बिल्कुल 100% हो जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले शब्द का आखिरी वर्ण रा है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी एक ही इकलौता वर्ण ही है ना, तो ना का परिवर्तन किसमें होना चाहिए? आना में होना चाहिए। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात ही नहीं। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, परिधनमान, फिर देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? परिधनमान। अब जरा देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा ये है और तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है? परिधनमान। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की पंचमेल खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स की पंचमेल खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फिर से हम नंबरिंग कर देते हैं अलग कलर में, पहला, दूसरा, तीसरा। अब परिधनमान की अगर बात करते हैं तो आप कहोगे सर जी इसमें पहले शब्द का आखिरी व्यंजन रा है और जबकि दूसरे शब्द का पहला व्यंजन ना हो करके इसके बीच में पा वर्ग का वर्ण आ गया, तब भी बिल्कुल तब भी तो हमारा ना का परिवर्तन क्या हो जाएगा? हमारा ना का परिवर्तन क्या हो जाएगा? आना में हो जाएगा। ये शर्त भी तो कही गई थी। तो आप कहोगे बिल्कुल सर जी, तो क्या होना चाहिए? इसका क्या परिवर्तन होना चाहिए? तो आप लिख लीजिए क्या होना चाहिए इसका परिवर्तन। इसको लिख लीजिए, क्या होना चाहिए? परिमाण, ठीक,
इतनी तो बात समझ में आई गई। अगर हम बात करते हैं प्रधन नाम, अगर हम बात करें प्रधन नाम, अब आप कहोगे सर जी ये तो रा के तुरंत बाद ना मिल ही गया, तो इसमें तो अणा में परिवर्तन होना ही चाहिए। प्रणाम, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। चौथा एग्जांपल है, चौथा एग्जांपल, और जल्दी से इनकी इसको क्या करिए, कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर अगले एग्जांपल की तरफ। अगर हम बात करें प्रधनयान, है ना, प्रयाण, प्रयाण माने चल देना, प्रधनयान। कहते हैं कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहां से आए सो तन तहां को करही पयान। ये बात कही थी ना, प्रयाण वही वाला है, पयान हमारा क्या है वही, उसी को क्या बना दिया, देशज या कह सकते हो तद्भव शब्द बना दिए, जबकि प्रयाण शुद्ध होता है। अगर बात करते हैं प्रयाण की तो देख लीजिए, प्रधनयान यानी प आधा और इसके बाद राधन यान, और इसके बीच में क्या मिल गया, हमने क्या बताया था, याद करिए। आप कहोगे सर जी दूसरी वाली कंडीशन, अगर सीधे री रा के बाद ना मिले, सीधे री के बाद ना मिले, सीधे सतकोण वाले सा के बाद ना मिले, तो क्या होना चाहिए, हमको चेक करना चाहिए बीच वाला वर्ण, रा के और ना के बीच में, री वाले री और ना के बीच में, और सतकोण वाले सा और ना के बीच में हमको चेक करना चाहिए। तो आपने चेक किया तो क्या पाया, आप कहोगे सर जी मिल गया। आपने कहा था कोई स्वर हो, कोई अनुस्वार हो, का वर्ग का कोई वर्ण हो, पा वर्ग का कोई वर्ण हो, अथवा या वा में से कोई एक हो, तो कहोगे सर जी या मिल गया। अब ना का अणा में परिवर्तन करने में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर जी लीजिए प्रयाण। 100% बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को घर से कुछ क्वेश्चंस करने के लिए हम दे सकते हैं, तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। हम लोगों ने कमर कस के रखी हुई है, आने वाली भविष्य की कोई परीक्षा छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आई कि नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लिख लीजिए तर धन ना, क्या होना चाहिए, तर धन ना पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, शोष धन ना, शोष धन ना। तीसरा जरा देखिए, तीसरा वाला देखिए, अगर हम बात करते हैं परिधन नत, परिधन नत, परिधन नत, परिधन नय, परिधन नय, ठीक। पांचवा जरा देखिए, पांचवा अगर बात करते हैं विषधनु, विषधनु, विषधनु। अब जरा देखिए छठा वाला अगला क्वेश्चन, जरा देखिए क्या सब दिखाई दे रहा है, साफ साफ एकदम। अच्छा, रामधन आयन, इसी पर आधारित है, रामधन आयन या आयन कह सकते हो, आयन न कह करके अयन लिख लीजिए। अयन यहाँ दीर्घ संधि भी देखने को मिल रही है, रामधन अयन, ठीक है, रामधन अयन, ठीक। भूषधन अन, भूषधन अन, भूष आधा षटकोण वाला सा रहेगा, भूषधन अन, है ना। अगला देखिएगा आठवां वाला, लेकिन हमको करने के बाद बताइएगा कमेंट में कि आपका कितना सही हुआ, नहीं तो फिर हमको यकीन नहीं होगा कि आपने अपने मन से किया है, कैसे किया है। रिधन न, सीधे आ गया मेरे भाई, रिधन न। इसके बाद नौवां जरा देखिएगा, नौवां वाला एग्जाम्पल जल्दी से देख लीजिए, मरधन ना, पुराधन ना, हरधन ना, मरधन ना, पुराधन ना। और 11वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हर धन ना। और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, अगर आप लोग 15 तक करना चाहें तो कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। त्रिशधन ना, त्रिधन ना, त्रिधन ना, त्रिशधन ना, त्रिशधन ना, त्रिधन ना। इसके बाद अगर बात करें आखिरी वाला, जरा देखिए आखिरी वाला, प्रधन ना, प्रधन ना, प्रधन न, है ना। ये कितने हो गए, 12, 13, 14, यानी 14 हो गए। और लास्ट बचा हुआ मेरे भैया, लास्ट वाला बचा है, जरा देखिए लास्ट वाला देखिए।
अगर हम बात करें नर नार धन आयन, नार धन आयन, हम 15वां देखते हैं नार धन आयन, और यही भगवान के नाम से इसको इस संधि के इस नियम को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब कौन सा नियम बचेगा? अगर हम बात करें ना संबंधी नियम हो गया, अब बात करते हैं माँ संबंधी नियम की। माँ संबंधी नियम क्या होता है जरा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। घर से मेहनत करके ईमानदारी के साथ जो नियम लिखाया गया, जो नियम सिखाया गया, उस पर आधारित क्वेश्चंस को करिए और इसके बाद अपने आप को अपनी परीक्षा के लिए तटस्थ कर लीजिए, परिपक्व बना लीजिए, मेहनत कर डालिए मेरे भाई, मेहनत कर डालिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात समझ रहे हो कि नहीं? इस नियम को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले नियम की चर्चा करते हैं, अगले नियम की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे माँ संबंधी नियम की। छत पर नमस्कार, तो लिख लीजिए कौन सा नियम होना चाहिए? छठा नियम होना चाहिए, माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम। अगर हम माँ संबंधी नियम की बात करें, अगर हम माँ संबंधी नियम की बात करें, माँ संबंधी नियम की बात करें, ठीक, माँ संबंधी नियम की बात करते हैं। जरा देखिएगा, छत पर नमस वाला चल रहा है भैया, वही वाले नियम के आधार पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं माँ संबंधी नियम की, तो जरा इसको देखिएगा। कह रहा है माँ में 2 नियम हैं, माँ में 2 नियम हैं। पहला क्या कहता है? पहला का नियम कहता है। का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनिए और समझिए। कह रहा है कि किसी वर्ग का कोई भी वर्ण अगर माँ के बाद आ जाता है तो उसी वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग के अनुनासिक में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए पहला नियम कह रहा है कि किसी वर्ग का कोई भी, किसी वर्ग का माँ के बाद, किसके बाद? माँ के बाद, है ना, माँ के बाद किसी वर्ग का कोई भी वर्ण, किसी वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए, कोई वर्ण, कोई वर्ण किसी वर्ग का अगर आ जाता है तो इसका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? इसका परिवर्तन किसमें? मान लीजिए माँ के बाद कोई वर्ण आ गया और इसका तो माँ का परिवर्तन होना चाहिए, माँ का परिवर्तन। तो इस वर्ग के, यानी जिस वर्ग का ये वर्ण है, उस वर्ग के 5वें वर्ण के रूप में, 5वें वर्ण के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। फिर से समझिएगा कि कहने का मतलब, अगर हम बात करें कि जैसे मान लीजिए कि माँ है, माँ का ही परिवर्तन होगा, इसके बाद जो वर्ण आएगा उस वर्ण के 5वें वर्ण के रूप में, ठीक है, माँ का परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका, लिख लीजिए नियम लिखिए जरा फिर हम बात करते हैं। नियम लिखिए, माँ संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम, और माँ संबंधी नियम में का नंबर लिख लीजिए और अच्छे से लिख करके अच्छी हैंडराइटिंग में समझ लीजिए। अगर बात करते हैं माँ संबंधी नियम की, ठीक है, माँ संबंधी नियम की बात को जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद इस नियम का नंबर नियम के बाद हम तुरंत वीडियो को यहीं से समाप्त कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास के लिए इतना ही टाइमिंग बहुत है। ठीक है, ज्यादा नियम नहीं सीखना है, थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का चीजें सीखते चलना है और इस नियम को एकदम लेकिन दिमाग में कंठस्थ करना है। अगर बात करें पहले का नंबर नियम की बात करते हैं। यदि दो शब्दों के ये क्या लिख रहे हैं, गड़बड़ हो जा रहा है। यदि 2 शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में से निकटवर्ती वर्णों में से जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। निकटवर्ती वर्णों में से,
ठीक है, वर्णों में से पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, आखिरी वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का आखिरी वर्ण मां हो, क्या हो, मां हो, मां हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण किसी वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण हो तो मां का परिवर्तन उस वर्गीय व्यंजन के, उसी वर्गीय व्यंजन के नासिक वर्ण में हो जाता है, नासिक वर्ण में हो जाता है, ठीक। इतनी बात स्पष्ट हो गई। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा मेरे भैया, ध्यान समझिए। यदि दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में, शब्द दो होते हैं और उसके निकटवर्ती वर्ण यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उसी में नियम देखना है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण मां हो, क्या हो, मां हो। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो, पहला वर्ण क्या हो, किसी वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण हो चलेगा, तो मां का परिवर्तन उसी वर्गीय व्यंजन के नासिक वर्ण में हो जाता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत, इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसको। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में मां हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में किसी वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण हो, तो मां का परिवर्तन उसी वर्गीय व्यंजन के पांचवें वर्ण यानी नासिक के वर्ण के रूप में हो जाता है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं और एग्जांपल्स की बात करने के बाद तुरंत आपको इसके एग्जांपल्स घर के लिए भी दे देते हैं ताकि आपको करने में आसानी रहे, ठीक है। लिख लीजिए, जैसे लिखिए, जैसे अगर बात करते हैं समधन तोष, अब जरा बताइए पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या, आप कहोगे सर जी मां व्यंजन है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या, आप कहोगे सर जी ता है। तो मां का परिवर्तन क्या होगा, मां का परिवर्तन इस ता वर्ग के आखिरी वर्ण यानी ना के रूप में हो जाएगा, ना के रूप में हो जाएगा। इसका पांचवा वर्ण चाहिए, इसका पांचवा वर्ण चाहिए ता का, यानी त थ द ध न। अब जरा जोड़िए इसको जरा जोड़िए। आप कहोगे सर जी एकदम आसान है, यानी हम इसको इस तरीके से भी संतोष लिख सकते हैं। आपको आने लग गया, कहोगे सर जी हमको आने लग गया, एकदम बात समझ में आ गई। एक आध एग्जांपल और अगर बता देते तो बड़ी कृपा होती। जरा देखते हैं समधन गति, और देखिए जरा पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, मां है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, गा है। तो मां का परिवर्तन किसी भी वर्गीय व्यंजन का यानी का वर्ग का गा वर्ण है, यानी मां का परिवर्तन इसी वर्गीय व्यंजन के आखिरी वर्ण यानी अंगा के रूप में हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर जी, लेकिन क्या अंगा लिखा जाता है क्या कहीं पर? नहीं, अंगा के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी संगति। सही है कि नहीं? बिल्कुल एकदम बात समझ में आ गई कि नहीं? अब घर के लिए कुछ एग्जांपल्स जल्दी नोट करिए, जल्दी से इन एग्जांपल्स को नोट करके फिर हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं मेरे भैया।
वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं। अब जरा देखिएगा, ठीक है, जल्दी से वीडियो को समापन की ओर ले चलते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से, ठीक, जल्दी से इसकी बात करते हैं। जल्दी से लिखिए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, अगर हम बात करें अगर हम बात करते हैं किम धन चित, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और घर के लिए इसको करिएगा, घर पे करिएगा ईमानदारी से, बिना किसी से पूछे। किम धन चित पहला। दूसरा वाला जरा देखिए, दूसरा वाला क्या है मेरे भैया? दूसरा वाला है पम धन चम समधन ताप, समधन ताप, ठीक, समधन ताप। अगला देखिएगा पम धन चम। अगर बात करते हैं पम धन चम, इसके बाद चौथा नियम, चौथे नंबर की बात करते हैं, नियम नहीं सॉरी भैया, चौथे नंबर की बात करते हैं समधन कल्प। अगला देखिएगा, अगला वाला आखिरी है, हमको लग रहा है यही आखिरी है, परम धन तु। इसके बाद हम यहीं से अपने आज के सेशन को समाप्त करते हैं, यानी हिंदी के शाम के 6 से 7 वाले सेशन को यहीं पर आज समाप्त करते हैं। और आज के क्वेश्चंस में, आज के नियम में अगर कहीं कोई समस्या समझ में आ रही हो तो प्लीज उसको कमेंट किया करिए, बताया करिए हमसे क्या कमियां हुई उनको आप समझिए, और हमसे जो बात बताई हुई, बात समझ में नहीं आई हो, कमेंट करके प्लीज उसको बताइए, अच्छा या बुरा जो भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मेरे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, केवल हमारे पास से ही नहीं, जो प्रश्न हम दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न आपके पास अवेलेबल हो, किसी भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक हो, नोटबुक हो, तो क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए संधि के, और उसके बाद देखिए आपका परिणाम आपको खुद ही बताएगा, समझ में आने लगेंगी आपको चीजें, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं कहीं आपका निखर करके आगे आएगा कि अब तो हमसे होने लगा, ठीक है। बस यहीं पर आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, शब खैर।